नमस्कार सभी को, आपका एचपी अमित एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज़ का जो है हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 हमारा हो चुका था जिसमें हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए थे, परंतु हमने 25 प्रश्न में से जो है और भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमने चीज़ें उसके बारे में जानी, सभी प्रश्नों के बारे में। और आज हमारा ये पार्ट 2 लेकर हम यहाँ पर आप लोगों के सामने आए हैं। अगर आप भी हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एलटी टेट हो गया, ठीक है, एलटी कमीशन, टीजीटी हिंदी या फिर पीजीटी हिंदी की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आप लोग हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को आगे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया 25 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब यहाँ से 26 प्रश्न से हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में के रूप में छपा था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। तो ये आया था हमारे पास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। ठीक है जी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये छपा था और हिंदी साहित्य का विकास इस नाम से छपा था। ठीक है जी, चलिए इसके बारे में हम और जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। और हिंदी साहित्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ भी हमारे शुक्ल जी का ही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे संबंधित और भी हम प्रमुख प्रमुख ग्रंथ हम देख लेते हैं हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित। जैसे कि एक आता है हमारे पास तज़किरा ई शुराए हिंदी, जो कि 1848 में लिखा गया था। किसके द्वारा? मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए भाषा काव्य संग्रह, ये किसने लिखा है? ये महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए थे। ये तीनों ही ग्रंथ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक इतिहास, दो भागों में है ये, और ये गणपति चंद्रगुप्त का है। 1965 में ये लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अभी आप लोगों ने ये पढ़ा ही था, हमने हिंदी साहित्य का आदिकाल जाना, ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये रचित ग्रंथ है। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से एक हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ठीक है जी, देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, 1952 में ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ है, बिल्कुल है ये। इस ग्रंथ के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ है, जैसे कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी 1952 में ही प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, और डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी एक इतिहास ग्रंथ ही है। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य के जो लेखक है वो है हमारे पास मोतीलाल मिनारिया जी। ठीक है जी, ये राइट आंसर आ जाएगा बी। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया है। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ भी है, राजस्थानी पिंगल साहित्य। ठीक है जी, तो आप ट्रिक के लिए रख सकते हो राजस्थानी शब्द, रख सकते हो किसके लिए? मोतीलाल मिनारिया के लिए। ठीक है जी, राजस्थानी पिंगल साहित्य। जबकि हिंदी वीर काव्य के लेखक कौन है? टीकम सिंह तोमर जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? तो देखिए, किशोरीलाल जो गुप्त हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास करके जो प्रकाशित करवाया था, वो अनुवाद किया था हिंदी में उन्होंने, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तान। ठीक है जी, ये किसका था? ग्रियर्सन जी द्वारा रचित है ये वाला ग्रंथ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ था, उसे जो है किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था। ठीक है जी। एक उसी प्रकार गारसादा तासी द्वारा, अगर आपने पिछली जो वीडियो देखी होगी उसमें जाना था हमने, गारसादा तासी का जो इतिहास ग्रंथ है वो है इस्तवार दलाल लितरेतु रेंदु हिंदुस्तानी। उसे जो है, इसके दो भाग थे और इसे जो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका क्या किया था? अनुवाद किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास से। ठीक है जी, याद रखने हैं ये दोनों ही किसने अनुवाद किया था। बाकी देख लेते हैं। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है कौन है हमारे पास? पादरी एडविन ग्रीव्स है, 1917 में ये लिखा था। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक जो कि 1920 में ये लिखा गया है, FE के है। बिल्कुल, कभी के ही आता है, कभी कोई आ जाता है। ठीक है जी, चलिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? यहाँ पर समय की बात की गई है रीतिकाल के, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रमी संवत के अनुसार है 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक जो है इन्होंने माना हुआ है। अगर आप विक्रमी संवत से, देखिए विक्रमी संवत से ईस्वी में अगर कन्वर्ट करना होगा तो हमें -57 करना होता है। ठीक है जी, -57। ये वाला प्रश्न भी पूछा जाता है कि विक्रमी संवत से जो है अगर हमें ईस्वी में लाना होगा तो हमें क्या माइनस और क्या प्लस करना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय माना है वो है संवत, विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 900 वर्षों के, ठीक है, आप ये वाला प्रश्न कई बार देख सकते हैं कि 900 वर्षों के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है शुक्ल ने? तो 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है जी, चलिए कौन कौन से? एक तो आदिकाल जिसे वीरगाथा काल नाम दिया है, दूसरा पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, आधुनिक काल यानी कि गद्यकाल। ठीक है जी, ये समय सीमा मानी है शुक्ल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? इतिहास ग्रंथ जिन्होंने नहीं लिखा है, देखिए अगर बात करें राम कुमार वर्मा की, तो इन्होंने भी लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है जी, आलोचनात्मक इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हमने पढ़ लिए। एक तो आदिकाल आ गया था, दूसरा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास करके। अगर हम बात करें चौथा ऑप्शन कौन सा है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का भी आपने अभी अभी देख लिया है कि हिंदू साहित्य का इतिहास करके इन्होंने लिखा है। एक और भी है इनका जो डॉक्टर नगेंद्र है। ठीक है जी, डॉक्टर नगेंद्र ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, जबकि इन्होंने संपादन ही किया है। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं हम। जो हमारे पास डॉक्टर नगेंद्र हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास जो ग्रंथ है उसके संपादक है। ठीक है जी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है। हजारी प्रसाद ने 3 लिखे थे, देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण किया है? ये हमने कल भी जाना था, लगभग 5000 ये मिश्र बंधुओं ने किया था। ये मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र हो गया हमारे पास, सुखदेव बिहारी मिश्र हो गया और श्याम बिहारी मिश्र जी। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं कि दिए गए इतिहासकारों में मिश्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000, अगर हम इनको पूरा एग्जैक्ट जाने तो 4591 जो कवि थे उनका विवरण किया था। ठीक है जी, मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? गणेश बिहारी जी, श्याम बिहारी जी, सुखदेव बिहारी जी, ये भी पूछा जाता है।
आपके पास ऑप्शन दिया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिश्र बंधु में नहीं आता है। ठीक है जी, तो ये याद रखना है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक एक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। इसका प्रकाशन 4 भागों में था। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन वर्ष है हमारे पास 913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन है 1934 ईस्वी। ठीक है जी। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से लिखा हुआ था। 838 कवियों का इसमें विवरण किया है। और ग्रियर्सन की बात करें, उन्होंने 952 कवियों का विवरण किया है। और शुक्ल ने लगभग 1000 कवियों को अपने ग्रंथ में शामिल किया हुआ है। ठीक है जी। चलिए, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रश्न, एक ही प्रश्न में से आप लोगों से जो है यहाँ से लगभग 10 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो ये था हमारे पास युग प्रवृत्ति। ठीक है जी, इनमें से जो है युग प्रवृत्ति राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। और शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 है। अब अगर बात करें हम विधेयवादी पद्धति के जो जनक है या प्रवर्तक की बात करते हैं, वो आते हैं तेन। अगर हमसे पूछा जाएगा कि हिंदी में विधेयवादी पद्धति के जो प्रवर्तक है, तो आ जाएंगे हमारे पास कौन? शुक्ल जी। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? देखिए, अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारे रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और अभी अभी आपने पढ़ा कि जो हमारे शुक्ल जी हैं, उन्होंने विधेयवादी पद्धति का जो है अपनाई थी अपने इतिहास ग्रंथ में। तो सबसे विकसित पद्धति भी कौन सी हो गई? विधेयवादी पद्धति ही हो गई। ठीक है जी। तो विधेयवादी पद्धति जो है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। अगर बात करें वर्णानुक्रम पद्धति की, तो इसका प्रयोग किया था गारसादा तासी ने, शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है। अगर बात करें कालानुक्रमिक पद्धति की, तो इसका जो प्रयोग किया है वो हमारे ग्रियर्सन जी द्वारा किया गया है, और मिश्र बंधुओं द्वारा भी। चलिए, देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। चलिए, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति को माना गया है। ओके, रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया था। ठीक है जी, उन्होंने अपना ग्रंथ जो है विधेयवादी पद्धति के अनुसरण पर ही लिखा है। फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। हाँ जी, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो ये आते हैं हमारे पास नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है जी, नलिन विलोचन शर्मा जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक एक ग्रंथ लिखा था। अगर हम बात करते हैं विजेंद्र स्नातक की, उन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुत सारे कवियों ने जो है लिखा हुआ है। डॉक्टर नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज, इनका बहुत ही अच्छी एक आलोचना है। और डॉक्टर विनय मोहन हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? अगर हम बात करें भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक, आते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामविलास शर्मा। ठीक है जी, रामविलास शर्मा। हाँ जी, रामविलास शर्मा जो है भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक है। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत, कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा है। इनकी अन्य पुस्तकें भारतीय सौंदर्य बोध हो गया, और तुलसीदास, लोक जागरण, और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन आदि। ठीक है। अगर हम बात करें दूधनाथ की सिंह की, सपाट चेहरे वाला आदमी, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। निराला, आत्महत्या, आस्था, आलोचना आदि इन्होंने लिखा है। किसने? दूधनाथ सिंह ने। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभाजित करके विभक्त करके विवेचित किया हुआ है? तो अगर हम बात करें, तो इनमें से तो हमारे पास बच्चन जी, शुक्ल जी और शिव सिंह सेंगर जी, और हमारे पास रमाशंकर शुक्ल जी ऑप्शन में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है जी। तो जो शुक्ल है, उन्होंने जो है अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को,
गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति आदि नामों से विभक्त किया हुआ है। ठीक है जी। चलिए, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो कला काल नाम जो है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को किसने कहा है? सबसे पहले तो देखिए उत्तर मध्य काल हम कहते किसको है? ठीक है जी। तो उत्तर मध्य काल कहा जाता है रीति काल को। ठीक है जी, ये बात याद रखना है। जबकि पूर्व मध्य काल जो है भक्ति काल को कहा जाता है। ओके। अब बात करते हैं कला काल की। तो कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। ठीक है जी। चलिए, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल है। इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नाम दिया हुआ है। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? ये तो आपने जान ही लिया होगा, अभी तक ये वाला प्रश्न आ चुका था पहले भी। तो ये है हमारे जॉर्ज ए ग्रियर्सन जी। ठीक है जी। तो द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक ग्रियर्सन है। इस रचना को सच्चे अर्थों में, देखिए जी, अलग अलग शब्दों को पकड़िए, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जबकि अगर हम बात करें हिंदी साहित्य लेखन का सूत्रपात, वो गारसादा दासी से होता है। उनके जो ग्रंथ है उनका इस्तवार द लालित रेतुर एंदुई हिंदुस्तानी से। और जबकि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। अब ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया था, जिसका प्रकाशन है 1957 ईस्वी। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात था। यही वाला प्रश्न जो मैंने अभी आपको बताया। अगर सूत्रपात की बात की जाए तो वो आते हैं हमारे गारसादा तासी जी। ठीक है जी, फ्रेंच विद्वान जो है गारसादा तासी जी। देखिए, ये पीजीटी हिंदी 2018 झारखंड में पूछा गया है। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी ने किया है। और गारसादा तासी की पुस्तक फ्रेंच विद्वान में है। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी है। यह पुस्तक कितने 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1839 तथा 1847 ईस्वी है। और द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, उत्तर मध्य काल आप लोगों को पता है रीति काल को कहा कहते हैं। ठीक है जी। और अलंकृत काल किसने कहा है? तो वो कहा है मिश्र बंधुओं ने। ठीक है जी। बात करें शुक्ल ने, जो रीति काल है उसे जो है रीति काल नाम दिया था। और हमारे पास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्र बंधु थे। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीति काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? तो 693 ईस्वी से जो है किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना हुआ है? तो वो है हमारे पास राम कुमार वर्मा। ठीक है जी। तो राम कुमार वर्मा जो है 693 ईस्वी से, ठीक है, 693 ईस्वी से जो है हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि रामकुमार वर्मा ने जो है हिंदी साहित्य की जो अवधि मानी है वो 693 ईस्वी से जो है 1693 ईस्वी तक मानी हुई है। और इन्होंने क्या किया था, आदिकाल को 2 भागों में बांटा था, एक तो संधि काल और एक चारण काल नाम से। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीति काल किस विद्वान ने कहा? ये हमने प्रश्न अभी अभी जाना, तो ये हमारे पास रामचंद्र शुक्ल हो जाते हैं। ठीक है जी। चलिए, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ये भी हमने अभी अभी जाना कि वर्ण क्रमानुसार, देखिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास ऑप्शन बी इस्तवार दा ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, जो कि है गारसादा तासी का ग्रंथ। ठीक है जी। एक बार फिर से हम जान लेते हैं, गारसादा तासी का इस्तवार दा ला एंदुई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है वर्ण क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया है। ठीक है जी। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान थे जो गारसादा तासी, ठीक है, और फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा है।
और जिसके दोनों भागों का प्रकाशन 1839 तथा 1847 ईस्वी है। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया था 1952 ईस्वी में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? ठीक है जी, तो यहाँ पर ये गणपति चंद्र के अनुसार है। तो आप लोग इसमें ये भी देख सकते हैं कि जैसे गणपति चंद्र जी का है, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया था, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से ही इन्होंने इतिहास का पुनर्लेखन करवाया था। ठीक है जी, तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से लिखा है और 2 भागों में 1965 में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? तो इनकी है हमारे पास आती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम कि शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि है वो युग की प्रवृत्तियों को प्रमुखता प्रदान करती है। और आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? ठीक है जी, तो ये हमने अभी भी जाना था, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है युग प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया था। तो रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया था। ठीक है जी, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे पार्ट 3। साहित्य से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि LT टेट हो गया, LT कमीशन हो गया, तो आप हम लोगों से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।